नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूपेश राजवैद क्लास 11th और क्लास 12th के लिए लेके आया हूँ एक ऐसी एडवेंचरस जर्नी जिसमें हम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। जैसे कि हमारे पहले भी कोर्सेज रहे हैं, क्रैश कोर्स भी रहा है और रेगुलर कोर्स भी रहे हैं लास्ट ईयर के लिए। उसमें भी काफी स्टूडेंट्स को बहुत मजा आया और उन्होंने सिलेक्शन भी लिए। मैं भी चाहता हूँ जैसे उन स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है, आप भी सिलेक्शन ले, क्योंकि आप भी हमारी इस फैमिली का पार्ट बन चुके हैं। और एक और गुड न्यूज कि हमारा जो एफिनिटी का प्लेटफॉर्म है वो 80,000 स्टूडेंट्स के एंगेजमेंट्स को क्रॉस कर चुका है ऑन ऐप। ये सब है आपकी बदौलत, क्योंकि आप लोग पढ़ते हैं और सिलेक्शन लेते हैं तो हमारा भी थोड़ा बहुत नाम हो जाता है कि हाँ ये वहां से पढ़े हैं, है ना। ऐसे ही इस प्यार को बनाकर रखिएगा, इस रिश्ते को बना के रखिएगा, है ना। और इस सब के लिए, इस रिश्ते और प्यार को बनाने के लिए हम लोग और जी तोड़ मेहनत करना चाह रहे हैं और न्यू अच्छे अच्छे लेक्चर लेके आ रहे हैं बहुत ही अच्छी फैकल्टीज के साथ। और जैसा आप सबको पता है कि ऐप पे तो ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल ही है, आपके डीपीपीज, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट और लेक्चर्स तो जो लाइव भी स्ट्रीम होते हैं और रिकॉर्डेड भी होते हैं। तो अपना कोर्स चूज कीजिए और अपने सब्जेक्ट चूज कीजिए और मजे से पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो सिलेक्शन तभी होगा ना, है ना। मेहनत हमारी, सिलेक्शन आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसके हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर कैसे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की कैलकुलेशन होती है, मोलैरिटी क्या होती है, फॉर्मेलिटी क्या होती है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं। बेसिकली इसके अंदर हम उन बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो आगे की जो चैप्टर्स है उनके अंदर काम आने वाले हैं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट, बेटा मोल कॉन्सेप्ट एकदम भर भर के काम आने वाला है, हर जगह काम आएगा, केमिस्ट्री के हर मोड पे काम आएगा बेटे, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हमें पढ़ना है। और मोल कॉन्सेप्ट से काफी सवाल पूछे जाते हैं, फिक्स है, सवाल आने ही आने हैं, ठीक है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो यूनिट एंड डायमेंशन है, ये आपकी क्लास 11th के फिजिक्स का भी फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन। इसके अंदर जो हम पहली चीज पढ़ेंगे बेटा वो यूनिट्स और डायमेंशन को पढ़ेंगे कि बेसिकली यूनिट्स क्या होती है। डायमेंशन तो खैर नहीं पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे कि ऐसा यूनिट्स होती है हमारी टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब की, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बेटा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें काफी सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने लॉज दिए थे कि जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन कर रहे हैं, तो किस तरीके से कंबाइन कर रहे हैं, किस लॉ को फॉलो कर रहे हैं। वो है बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में। देन हम पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोल मास, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे, ठीक है, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी भर भर के सवाल पूछा जाएगा, ठीक है नहीं, एम्पेरिकल और इनसे भी काफी सवाल पूछा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशन से तो सवाल आने ही आने हैं, ये तो डाली मानिए आप, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। नाउ द फिजिकल क्वांटिटीज एंड द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट बेसिकली क्या होती है, ठीक है। सिस्टम इंटरनेशनल है, फ्रांस में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 11th कॉन्फ्रेंस साइंटिस्ट की। सभी साइंटिस्ट जो भी केमिस्ट थे वो सब इकट्ठे हुए और उन्होंने केमिस्ट और फिजिस्ट थे, उन्होंने इकट्ठे हुए, उन्होंने डिसाइड करा कि जो भी हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेशन करेंगे या स्टैंडर्डाइजेशन दिखाएंगे तो एक पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है नहीं। तो फ्रेंच में था ये सिस्टम इंटरनेशनल, तो इसको ये एसआई यूनिट। और अगर हम लोग देखेंगे तो इंटरनेशनल सिस्टम की वर्ल्ड के अंदर जहां भी अगर मास को कैलकुलेट किया जाएगा तो केजी में किया जाएगा, अब यानी कोई ग्राम में कर रहा है ना, कोई पाउंड्स में कर रहा है ना, आई बात समझ। एक कॉमन स्टैंडर्ड रखा गया जिसके लिए बोला गया कि भाई एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा जिसको फॉलो करेंगे यूनिट्स के मेजरमेंट के लिए, ठीक है नहीं। जैसे लेंथ नापनी है, अब लेंथ मेजर करने के लिए बहुत तरीके हैं भाई, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, किलोमीटर भी है, आई बात समझ या नहीं, ठीक है। आगे बढ़े बेटे, चलिए तो हम लोग कुछ बेसिक यूनिट्स देख लेते हैं। जैसे टाइम की बेटा एब्रीविएशन है टी और सेकंड है, ठीक है। मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और किलो केजी इसकी यूनिट है ना। लेंथ को बेटा मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, एम से एब्रीविएशन इसका बेटा एल, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो ठीक है बेटा मीटर, ठीक है नहीं। केल्विन बेटा टेम्परेचर की यूनिट होती है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा, जो ऐसा यूनिट है, वो डिग्री सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, बट हम लोग स्टडी करेंगे बेटा केल्विन में, ठीक है, आई बात समझ। करंट को बेटा हमेशा एम्पियर में करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी को कैंडेला में, ठीक है। और नंबर ऑफ सब्सटेंस, जब भी मोल की बात होगी, ठीक है, जब भी नंबर की बात होगी तो मोल में पढ़ेंगे हम लोग उसको। अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है।
आई बात समझ बेटा? चलिए, तो कुछ ये बेसिक सी चीज है जिसे बस हम लेकिन अंडरस्टैंड करना है। ऐसा सच एग्जाम में अलग से नहीं पूछा जाएगा कि हाँ भाई टाइम की यूनिट बता दो, मास की स्टैंडर्ड यूनिट बता दो, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। हम लोग चाहते हैं आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी से पढ़े जो क्वेश्चन ओरिएंटेड हो, ठीक है? तो जब हम टॉपिक पढ़ते रहेंगे हम आपको क्वेश्चन भरपूर बताते रहेंगे कि हाँ भाई ये सवाल इस टॉपिक से आता है और ऐसे आता है, तो पढ़ने में मजा आएगा, है ना भाई? आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है? क्वेश्चंस करने हैं भाई। अगर मुझे क्वेश्चन नहीं बनने तो दुनिया के किसी भी अच्छे से टीचर से पढ़ लूं, कितनी भी अच्छे से किताब से पढ़ लूं, है ना, जब तक मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि मैंने क्या एब्जॉर्ब किया है, मैंने क्या गेन किया है, मैंने क्या रिटेन किया है बेटे, तब तक तो कुछ होना ही नहीं है, तब तक सवाल बनने ही नहीं है। तो सवाल लगाइए, जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे उतना अच्छा ही आपका रिजल्ट रहेगा बेटे, ठीक है? नहीं, चलिए पढ़ते हैं आगे बेटा। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में, ठीक है, ऐसा यूनिट हो गया मीटर क्यूब, वैसे इसको लीटर एमएल इन सब में मेजर किया जाता है। एरिया को बेटा मीटर स्क्वायर में, स्पीड को बेटा मीटर पर सेकंड में, पर टाइम एक्सेलरेशन बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब थोड़ी चीजें हैं जो बेसिक सी आपकी फिजिक्स से भी रिलेट कर रही होंगी, ठीक है? देन डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब, प्रेशर की पास्कल, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होती है लेकिन पास्कल हम लोग ले रहे हैं। फोर्स की बेटा न्यूटन, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। एनर्जी की जूल है बेटा स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की है बेटा हर्ट्ज, ठीक है? इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपके लिए, आई होप आपको दिख रहा हो। दिखा? चमका बेटा ये थोड़ा सा? चलिए, नेक्स्ट इज डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है? अब ये देखिए बेटा, पावर की वॉट, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलाम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेटा क्या हो गई हमारी जूल पर एम्पियर बेटा पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है? आई बात समझ या नहीं? सो बाकी जो हमारे चार्ज की यूनिट है, ठीक है, वो क्या है बेटे? एम्पियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस फॉर एक्सप्रेसिंग द डेसिमल फ्रैक्शन और मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है? मतलब जैसे क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन लिया, ठीक है? अब जैसे हम लोग लेंथ को नाप रहे हैं तो लेंथ किस में होती है बेटा? मीटर में, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इनमें भी हो सकती है, डेकामीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम। सो बेसिकली जब हम लोग बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो हम इतनी बड़ी वैल्यू को नहीं स्टडी कर सकते कि भाई किलोमीटर में हम लोग निकाल रहे हैं एटॉमिक साइज। अब आपको पता है कि एटम क्या एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ठीक है? नहीं, हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है वो, हाँ या ना, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखेगा वो चीजें जो हैं। सो वो बहुत माइन्यूट लेवल पे, बहुत माइक्रो लेवल पे है, तो इसलिए हम लोगों को जो यूनिट्स हैं उनको भी उसी तरीके से स्टडी करना पड़ता है। लेटर ऑन कैलकुलेशन के लिए हम लोग उनको मेजर कर सकते हैं, मतलब उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, चलिए बेटे, तो जैसे देखते हैं हम लोग बेटा डेसीमीटर, ठीक है? तो डेसीमीटर में कितना होता है बेटा? 10 की पावर -1 हो गया, ठीक है? सेंटीमीटर में 10 की पावर -2, मिलीमीटर में 10 की पावर -3, माइक्रो में 10 की पावर -6, नैनो में 10 की पावर -9, 10 की पावर -12, फेमटो 10 की पावर -12 और एटो 10 की पावर -10। एक इसमें 10 की पावर -10 मिसिंग है बेटा, 10 की पावर -10 इज एंगस्ट्रॉम बेटा, ठीक है? नहीं आई बात समझ? 10 की पावर -1 इज डेसी, 10 की पावर -2 इज सेंटी, 10 की पावर -3 इज मिली, 10 की पावर -6 is micro, 10 की पावर -9 is nano, 10 की पावर -12 is pico, 10 की पावर -15 is femto and 10 की पावर -18 is atto, ठीक है? आगे बढ़े बेटा, चलिए। नाउ द प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी, बेटे जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, है ना, काफी सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, साइंस पढ़ रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट तो करने बनते हैं, या नहीं? ठीक है, सो काफी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफी सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, हाँ या ना, तो हमें परफॉर्म करने होते हैं। अब जब एक्सपेरिमेंट होगा तो किसी न किसी चीज का मेजरमेंट, ये कैलकुलेशन तो होगी ही होगी बेटे। अगर आप लोग कोई केमिकल रिएक्शन भी ऑब्जर्व करें तो उसके मास को आप जरूर ऑब्जर्व करोगे कि भाई इतना रिएक्टेंट लिया, इतना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, यानी मेरा इतना रिएक्टेंट जो था वो मेन प्रोडक्ट बनाया और बाकी सब क्या हो गए? बाय प्रोडक्ट की तरह हवाई हो गए। आई बात समझ या नहीं? सो बेसिकली क्या है कि चीजें जो है कैलकुलेशन से ही समझ में आती है, क्योंकि आप समझिए मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं है,
या मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है, मैथमेटिक्स कोई साइंस नहीं है, मैथमेटिक्स इज बेसिकली अ लैंग्वेज साइंस को स्टडी करने के लिए। अगर हमें फिजिक्स को समझना है, अगर हमें केमिस्ट्री को समझना है, अगर हमें साइंस को समझना है, तो मैथमेटिक्स क्या है बेटे, एक लैंग्वेज है जो हमें समझाती है कि बेसिकली साइंस को कैसे पढ़ना है, ठीक है या नहीं। साइंस को जिस भाषा में लिखा गया है वो है मैथमेटिक्स, ठीक है, इंग्लिश नहीं है ना, ये समझिएगा, ये इंग्लिश है तो ठीक है। हम भारतीय हैं, इससे पहले भी हमारे पास साइंस थी, तो हम लोग हिंदी और संस्कृत में बढ़िया, हिंदी तो नहीं, संस्कृत हिंदी तो बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन संस्कृत में काफ़ी अच्छा हम लोगों ने रिसर्च वगैरह सब कर रखा था, ठीक है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं ऑलरेडी, उस टाइम उनको आचार्य कहा जाता था, जो ऋषि होते थे, ठीक है, ऋषि चरक थे, ठीक है, उन्होंने कितना बढ़िया सिस्टम दिया हुआ है, कितनी अच्छी अच्छी बुक्स दी हैं आयुर्वेदा के ऊपर, ठीक है। चरक संहिता हो गई, ठीक है, शिशुर संहिता, द फादर ऑफ द मेडिकल साइंसेज और द सर्जरी, ठीक है, उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि भाई ये सर्जरी ऐसे हो सकती है। इवन प्लास्टिक सर्जरी भी उन लोगों ने बता दी थी। ऋषि जो क्या था उनका नाम, ऋषि शिशुर, है ना, शिशुर संहिता में उन्होंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी करनी है, कैसे टिम्पैनोप्लास्टी करनी है, ठीक है, नोज करेक्शन कैसे करना है। सो ये सब चीज़ें उन्होंने पहले ही लिख के छोड़ दी थी, और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के जो मेडिकल काउंसिल है वहाँ पर शिशुर की एक स्टैच्यू लगाई गई है, ठीक है, टू पे द टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम, ठीक है। इन दी उसको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है ना। सो हमारे पास ऑलरेडी इतनी नॉलेज थी, फिर वो कहाँ गई, सब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हुआ, सब एक प्रोपेगेंडा क्या है के तहत हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी नहीं चाहते थे, दे ऑलवेज वांट द सर्वेंट क्लास, ठीक है, तो हमेशा वो चाहते थे कि जो हमारे से नीचे हैं वो सर्वेंट ही हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, ठीक है। तो उन्होंने इस सारे गुरुकुल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया, काफी चीजें उन्होंने खराब कर दी जो ब्रिटिशर्स थे, है ना। तो इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते करते उन्होंने हमारा सारा जो ज्ञान था उसको कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर कॉपी करके वो साइंटिस्ट जो वेस्ट के थे उन लोगों ने अपनी थ्योरीज देनी शुरू कर दी, है ना। सो वी वर ऑलवेज ग्रेट, है ना। तो इंडिया जो था बेसिकली, इंडिया जो था करीब हो चुका था ब्रिटिश काल में, लेकिन जो उसका विजडम था, जो उनकी नॉलेज थी, जो हमारे जो पूर्वज थे, ठीक है, जो हमारी पुरखिने थी, जो मतलब जरूरी नहीं है पूर्वज ने ही नाम कमाया, पुरखिने भी नाम कमाया है, पुरखिने जो होती हैं, ठीक है, यानी जो महिलाएं जो होती हैं हमसे पहले, है ना, उन्होंने बहुत नाम कमाया। सो बेसिकली हम लोगों को उनकी जो हार्डवर्क है ना, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं उनका ही हार्डवर्क पढ़ रहे हैं उन लोगों का। चलिए वापस आते हैं बेटा, तो ये थोड़ा बहुत निकल जाता है पढ़ाते पढ़ाते बीच में, थोड़ा सा क्लास के लिए जरूरी भी है, आपके लिए भी जरूरी है बेटा, सिर्फ एकेडमिक्स में होना जरूरी नहीं है, थोड़ा सा सामाजिक होना, और हाउ द सोशल सोसाइटी इज वर्किंग, ठीक है या नहीं, ये कैसे सामाजिक जो समाज है ये कैसे काम कर रहा है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं। चलिए वापस आते हैं बेटे, प्रिसिशन और एक्यूरेसी। तो हम एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है नहीं। इस साल आप टाइट्रेशन करेंगे, तो टाइट्रेशन में आप देखेंगे कि हमें क्या करना होता है, टाइट्रेट करना होता है अपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को, ठीक है नहीं। तो ब्यूरेट के अंदर एक सॉल्यूशन डालेंगे, आप उसको बूंद बूंद करके डालते रहेंगे, फिक्स कैलकुलेट करेंगे, तो ब्यूरेट की रीडिंग जो है वो मेजर करोगे और फिर नॉर्मेलिटी निकालोगे, ठीक है नहीं। ये काम आपको करना है। अभी मेरी बात आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन जब आप लैब के अंदर ये काम करोगे या कुछ उन्होंने कर लिया होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो प्रिसिशन क्या होता है बेटा, इट इज द क्लोजनेस ऑफ द वेरिएश मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, ठीक है नहीं। अगर मैं एक ही वैल्यू बेटा बार बार निकाले जा रहा हूँ, ठीक है नहीं, सपोज करो कि वो देखा है आपने वो निशाना मारने वाला जो गेम होता है, ठीक है, तो उसमें होता है 10 1 2 3 ऐसे। तो सपोज करो जो एक्यूरेसी है वो तो 1 पे है, मतलब सॉरी 1 कह रहा हूँ, निशाना तो मेन 1 है, 1 पे आना चाहिए, ठीक है नहीं। तो सपोज करो मेरे बार बार जो निशाना लग रहा है वो 3 पे लग रहा है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रिसीशन हो जाएगा, यानी मेरा निशाना जो है बहुत सटीक है, मतलब ऐसा नहीं कभी 3 पे लग गया, कभी 2 पे लग गया, कभी 5 पे लग गया, बार बार 3 के आसपास ही लग रहा, तो दिस इज प्रिसिशन। और एक्यूरेसी क्या होता है, 1 के आसपास लग रहा है, 2 लग गया, ठीक है, या 1 के थोड़ा सा पास भी है, ठीक है, तो दिस इज एक्यूरेसी। अगर मेरी वैल्यू जो टारगेटेड वैल्यू जो रिक्वायर्ड वैल्यू उसके आसपास आ रही है तो दिस इज एक्यूरेसी। एंड द प्रिसिशन इज व्हाट, कि सेम तरह की क्वांटिटी बार बार हमें ऑब्टेन हो रही है, ठीक है नहीं। क्लियर है बेटे, ये कुछ एक्सपेरिमेंट करा गया कि स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है और स्टूडेंट सी है, ठीक है। इन्होंने मेजरमेंट करी, इसकी वैल्यू आई बेटा 2.95 पहले, फिर आई 3.01, फिर आई 2.94, दूसरी बारी करा तो 2.93 आया, 2.99 आई इसकी, और इसकी 3.05 आई। तो अगर मैं स्टूडेंट ए की बात करूंगा, इट इज प्रिसिशन बट नॉट एक्यूरेसी, ठीक है। जो एक्यूरेट वैल्यू है
उसके आसपास तो ये नहीं। देखो मैंने बताया 2.95 2.93 में कितना ही फर्क है, 0.02 का फर्क है, ये तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, ठीक है नहीं। तो उसकी ए की वैल्यू बार बार आ रही है, तो इसमें ही इज प्रिसाइज्ड अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ, यानी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो फोकस तो कर रहा है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं गलती हो रही है, ठीक है। फिर स्टूडेंट बी है बेटा, उसकी वैल्यू पहले आई 3.01 और फिर आई बेटा 2.99, दिस इज द एक्यूरेसी। अगर हम लोग एवरेज निकाल के देखें तो इसमें एक्यूरेसी आ रही है बेटा, ये देखिए, हाँ है ना। तो मेजरमेंट्स आर क्लोज एंड एक्यूरेट, तो दिस इज एक्यूरेसी बेटा। नाउ द स्टूडेंट सी, अगर हम उसकी बात करेंगे बेटा 2.94 आई वैल्यू, फिर आई 3.05, बेटा बहुत फर्क है, 2.94 और 3.05 में बहुत फर्क है बेटा। और अगर हम लोग एवरेज देखेंगे तो 2.9 आ, तो ना तो ये प्रिसिशन है ना ये एक्यूरेसी है, हाँ या ना, क्लियर है बेटा। तो दिस वाज द बेसिक एग्जांपल फॉर द प्रिसिशन एंड द एक्यूरेसी। आगे बढ़े, चलिए। नाउ द स्टोशियोमेट्री, मैं चाहता हूं कि स्टोशियोमेट्री आपको अभी ना पढ़ाई जाए, है ना। स्टोशियोमेट्री में काफी डिटेल में कराना चाहूंगा कि क्या होती है स्टोशियोमेट्री के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगा लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है नहीं। स्टोशियोमेट्री में आपको मैं एक अलग से, इस पीपीटी के अंदर नहीं है वो चीज, तो मैं आपको पीएओसी करवाऊंगा, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। उससे आप 2 सेकंड के अंदर, विद इन द सेकंड्स, आप लोग मूल कॉन्सेप्ट के सवाल कर लेंगे। आपको जरूरत ही नहीं है कि फलाने का इससे रिएक्ट करा, इतना ग्राम कर गया, वो यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, यूनिटरी मेथड की जरूरत नहीं पड़ती उसमें, ठीक है। सो बेसिकली वैसे देख लेते हैं हम लोग व्हाट इज स्टोशियोमेट्री, ठीक है। सो स्टोशियोमेट्री बेटा है कैलकुलेशन द मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट द प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड इन केमिकली बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। सो भाई कितना मास और वॉल्यूम जो है, ठीक है, यूज हो गया या लग गया, ठीक है, या कितना फॉर्म हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, भाई रिएक्टेंट का जाएगा और प्रोडक्ट का आएगा, है ना, ठीक है। सो वही हमें देखना हो तो उसको स्टोशियोमेट्री कहते हैं, ठीक है नहीं, क्लियर है बेटा ये चीज। सो इनके जो आगे के कोफिशिएंट्स होते हैं, ये वाले, ये जो होते हैं, इसके आगे बेटा है 1, इसके आगे बेटा 3 और इसके आगे बेटा 2, ठीक है। तो ये उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं बेटे, ठीक है, जो बैलेंस करने के बाद आते हैं, क्लियर है बेटे। और जब भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके साइड में उनका फेज जरूर लिखते हैं, जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर गैस है, हाइड्रोजन एक गैस है और अमोनिया एक गैस है, तो उनके ब्रैकेट में जी 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 लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। सो अगर हम लोग देखें कि स्टोशियोमेट्री इफेक्ट जो है, जो स्टोशियोमेट्री है, वो बेसिकली ये बता देगी कितने क्वांटिटी जो है मेरी रिएक्टेंट की, कितनी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, वही मास एंड वॉल्यूम को ही मेजर करना है, ठीक है नहीं। अब बेटा मैं कह सकता हूं कि इसका नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्ट कर क्या बना ले रहा है बेटा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। क्या बना ले रहा है बेटा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसको हेबर्स प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, हेबर्स प्रोसेस। चलिए बेटा, ठीक है। सो मैं कह सकता हूं बेटा, मैं अभी चाहता हूं आप लोग मैं बहुत एकदम नादान लेके चल रहा हूं, एकदम जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है, अभी बिल्कुल अभी इस दुनिया में आए हैं आप लोग, आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं केमिस्ट्री का, इसलिए मैं अभी यहाँ पर मोल की बात नहीं कर रहा हूँ। पीपीटी के अंदर डाल तो दिया है मोल का कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि भाई 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट करके रिएक्टिंग विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 34 ग्राम अमोनिया बना रहा है, ठीक है नहीं। जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, याद होगा। मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि आपने 9th में भी कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कोविड बैच वाले हो, ठीक है, तो इतना मुझे रहम खाना ही है आप पे, और मेरे पे भी थोड़ा रहम खाना तुम लोग, मेरे से पढ़ने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई खुद भी कर लेना, थोड़ी सी चीजें एक्सप्लोर कर लेना, ठीक है या नहीं। सो ठीक है बेटे, आई बात समझ, मुझे पता है आप कोविड बैच वाले हो, आप चीजें काफी चीज गायब है ऑनलाइन में, इतना समझ में नहीं आया होगा आपको पहले भी, ठीक है। तो अब कोशिश करना थोड़ा फोकस्ड हो जाओ और समझने लगो, ठीक है। सो देखो बेटा, अगर मैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास फाइंड करूंगा, ठीक है, सॉरी इसका क्या कहते हैं, मैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड करूंगा बेटे, तो कितना आएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और एटॉमिक नंबर का दुगना क्या होता है, एटॉमिक मास। बताऊंगा एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर क्या होता है। सो बेटे एक नाइट्रोजन का 14 है एटॉमिक मास, तो 2 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बेटा, 28, ठीक है। तो इसलिए इसने क्या लिखा बेटा, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्टेड विद 6 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और मास भी होता है 1, ठीक है, क्योंकि इस संसार के अंदर हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। आई बात समझ, ठीक है बेटे, ये बात बुरा मत मानना, ठीक है, उसके पास नहीं होता यार, न्यूट्रॉन नहीं होता, मान जाओ इस बात को, ठीक है। जरूरी नहीं है सबके पास हो लक्ष्मण न्यूट्रॉन, ठीक है। नाइट्रोजन कहता है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन कहता है कि न्यूट्रॉन है तेरे पास, तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन कहता है वो तो सबके पास होता है,
फिर हाइड्रोजन कहता है सबके पास नहीं होता लक्ष्मण, ठीक है नहीं, तो इट इज द ओनली एलिमेंट इन द यूनिवर्स जिसके पास नहीं है बेटा न्यूट्रॉन, ठीक है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के अलावा, उससे अपनी जिंदगी काट लेता है, बहुत गरीब किस्म का प्राणी है, ठीक है। आई बात समझ बेटा। फिर अमोनिया का कैलकुलेट करेंगे बेटा, अमोनिया का मास फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग, तो कैसा हो जाएगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो मास हो जाएगा बेटा 40, एक नाइट्रोजन है और 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1 तो कितना जाएगा बेटा, एक अमोनिया का आएगा 17, लेकिन अमोनिया कितने बेटा, 2 दिख रहे हैं अमोनिया यहाँ पर, ठीक है नहीं, तो कितना हो जाएगा 17 2 34, ठीक है। ये वाली कैलकुलेशन तो हो जाती है मेरे से बहुत तेजी से, जो बाकी की है ना वो नहीं होती मेरे से, ठीक है, जो होती है, तो आई एम वेरी वीक एट कैलकुलेशन, बहुत टाइम लगता है मेरे को कैलकुलेशन करते हुए, है ना। सो 34 ग्राम ऑफ अमोनिया फॉर्म हो रहा है, क्लियर है बेटे ना। मैं अभी वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ बेटा, कि वॉल्यूम एट एसटीपी कुछ नाम की चीज होती है, वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल जानकारी के लिए जान लो कि अगर इसका 1 मोल है बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो इसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर्स बेटे, ठीक है, इसके 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर्स, ठीक है। और रिएक्टेंट विद 67.2 लीटर्स, ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटे 22.4 को आपके 3 से, तो 67.2 लीटर्स आएगा, और अमोनिया आएगा बेटा 44.8 लीटर्स, ठीक है। तो हमारा एसटीपी पे 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स होता है, ठीक है, ये बताऊंगा अभी मैं आपको एक चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ ये काम की चीज है बेटा, ये बड़ी काम की चीज है, सिग्निफिकेंट फिगर्स एग्जाम में सवाल जरूर आएगा, कई बार एक वैल्यू दे देगा और पूछेगा इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो बेसिकली नाम सिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंस से क्या पता चल रहा है कि हम लोग किसी चीज को सिग्निफाई करना है, मतलब उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस का मतलब उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सिग्निफिकेंट फिगर का जो इंपॉर्टेंस है बेटा वो है कैलकुलेशन से, ठीक है, हमें कैलकुलेशन के अंदर बहुत हेल्प करता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है, ठीक है, कि मुझे किन वैल्यूज को कंसीडर करना है कैलकुलेट करने के लिए और किन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करना है कैलकुलेट करने के लिए। तो ये जो काम है ये किसका है बेटे, ये काम है आपका सिग्निफिकेंट फिगर का। नाम से पता चल रहा है यार सिग्निफिकेंस, समझ रहे हो या नहीं, नाम से पता चल रहा है, देखो सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो इनका जो सिग्निफिकेंस है, किन वैल्यूज का सिग्निफिकेंस होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए, उन्हीं को ही हम लोग बेटा कंसीडर करेंगे, ठीक है। आई बात समझ, क्लियर है बेटा ये चीज, चलिए ठीक है। सो जैसे नाउ कंसीडर द weight is 6.4234, it may correctly be expressed as 6.42 plus 34 plus minus 0.01 ग्राम, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एकदम एक्यूरेट वैल्यू हो, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू के साथ आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस जो होती हैं बेटा वहां तक आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, ठीक है। इन द फर्स्ट केस द वेट कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इन द सेकंड केस कंसिस्ट 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है या नहीं। अगर हम लोग पहले केस को देखेंगे तो पहले केस में बेटा कितनी है, पहले केस में है बेटा आपकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर और दूसरे वाले में हो गई बेटा आपकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। So the significance of the zero, if zero is used to locate the decimal point, it is not considered as significant figure, ठीक है। आई बात समझ, अगर जीरो को यूज करा जा रहा है डेसिमल प्लेस को लोकेट करने के लिए तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल टर्म डजंट ऐड टू नंबर फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे बेटा एग्जाम में सवाल आया आपके ये, जैसे इसमें दे दिया बेटा 2.303, ठीक है, 0.304। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और एक है बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ये नंबर तो कुछ ज्यादा पहचाना सा लग रहा है, एवोगैड्रो नंबर है नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा ऐसे 4-5 वैल्यूज दे देंगे और पूछेगा आपसे कि इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। देखो बेटा एक होती है 0 डिजिट और एक होती है नॉन जीरो। भाई ऑब्वियस सी बात है, 1 जो है वो नॉन जीरो, 1 जीरो तो नहीं है, ठीक है, या तो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, ठीक है, नहीं या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, जो नॉन जीरो डिजिट होगा। सो बेटे कभी भी कैलकुलेशन के अंदर जो है अगर जीरो जो है आपका 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है तो उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको आप स्किप नहीं कर सकते, उसको आप
ओमिट नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली 2303, तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में एक जीरो आ रहा है, सो इसकी जो सिग्निफिकेंस होगी वो कितनी होगी बेटा 4। इस पूरी वैल्यू को बेटा मैं कंसिडर करूंगा कैलकुलेशन के लिए। क्लियर है ये चीज? नहीं आई बात समझ? ठीक है बेटा, आगे बढ़े इसके लिए। अब सपोज कीजिए 0.0304 बेटे, ठीक है। अब आप देखिए जो पॉइंट के बाद का जो जीरो होगा बेटा, जो पॉइंट के बाद जो जीरो होगा उसका अपना एक सिग्निफिकेंस होगा। आप चाहे तो खुद से अपने नोट्स में ये पॉइंट लिख लीजिए कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होगा उसका सिग्निफिकेंस होगा। पॉइंट के बाद जो जीरो होगा बेटा उसका सिग्निफिकेंस होगा, लेकिन पॉइंट से पहले वाले जीरो का सिग्निफिकेंस नहीं होगा। आई बात समझ या नहीं? सारी मार काट बेटा, सारी मार काट जो है वो किसकी है? इस जीरो की। ठीक है, तो बेटा अगर पॉइंट के बाद जीरो आता है और उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है बेटा, ठीक है, तो उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा, उसको कंसीडर करा जाएगा बेटे। आई बात समझ या नहीं? ठीक है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होगा बेटा? 1 2 3 4। इसके अंदर भी होगा बेटा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटे, अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। पॉइंट के बाद जो जीरो है उसके बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ना 1 ना 2 ना 3, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इनका अब कोई सिग्निफिकेंस बेटा नहीं रहा। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट है फिगर सिर्फ जो है वो है 1। एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 2। अब आप 200 तो नहीं मानोगे, ठीक है नहीं? सपोज करो आप दुकान पे खाने गए, आपने चिली पोटैटो और स्प्रिंग रोल खाते होगे बहुत, ठीक है, मेरे को तो बहुत पसंद है ना। सो आप वो लोग गए और आपका बिल बना बेटा 200, और आपने क्या बोला बेटा? आप उसको 2 रुपए दिए और उसके कहा भैया 2.00 लगा दो ना आगे, ठीक है, तो काम बनेगा? आप बताओ, नहीं बनेगा ना बेटा, बहुत मारेगा भैया, बर्तन धुलवाएगा आपसे। ठीक है, इसलिए इनको कंसिडर नहीं करा जाएगा। कहेगा बेटा तो 200 की जगह 2 रुपए दे रहा है, तो मार खाने वाले काम तो है नहीं है ये। ठीक है, सो बेसिकली बेटा पॉइंट के बाद जो डिजिट जीरो होंगे, अगर उन जीरो के नेक्स्ट कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं होगी तो उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। जैसे पहले वाले केस में क्या हुआ, पॉइंट के बाद जीरो था, उसके नेक्स्ट जो थी एक नॉन जीरो डिजिट थी बेटे। ठीक है, तो क्या हुआ, इनका सिग्निफिकेंस बढ़ गया, उसका सिग्निफिकेंस जो था बेटे वो बढ़ गया। आई बात समझ या नहीं? क्लियर है बेटे ये चीज मेरी? आपको नहीं समझ में आया बता दो। ठीक है, एक बार पीछे से दोबारा रिवाइंड करके देख लो वीडियो को पीछे से। ठीक है नहीं? आजकल तो आप लोग वैसे 1.25 1.5 में पढ़ लेते होंगे। ठीक है नहीं? जब लेक्चर रिवाइज करना, मैं ये चाहता हूं कि आप 1 पे ही 1x पे ही पढ़े, ठीक है, लेक्चर जो है। लेकिन बेटे अगर जैसे आपके एग्जाम टाइम है, अब एग्जाम टाइम में आपको रिवाइज करना है, ठीक है, तो आप 1.5 में एक बार लेक्चर देख ले। जैसे 1 घंटे का लेक्चर है ना, तो वो कितनी देर में हो जाएगा? 45 मिनट्स में हो जाएगा। इसलिए तो अभी तो आप पूरा ही देखिए, ठीक है नहीं? अभी तो साल भर है पढ़ने के लिए, और अब तो गर्मी की छुट्टी में काफी कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है नहीं? चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज एवोगैड्रो नंबर। ये पढ़ा होगा आपने कि एक मोल में इतने एटम्स और इतनी यूनिट्स होती हैं, तो दिस इज एवोगैड्रो नंबर बेटा। ठीक है नहीं? इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। देखिए बेटा 10 की पावर में जितनी भी वैल्यू हो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। इस जीरोस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है बेटा, इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। सिर्फ सिग्निफिकेंस किसका होगा बेटा? इस वैल्यू का। ठीक है, तो 6.023 1 2 3 4 एक जीरो आ रहा है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो इसका सिग्निफिकेंस होगा, तो यहाँ पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा? 4। अब सपोज करो आपको दिया बेटा 200 यहाँ पर। अब 200 के बाद जीरो के आगे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 10 की पावर 2। तो जो एक्सपोनेंशियल पावर्स होती है बेटा उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उन जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है इन दी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है नहीं? आप उनको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, ये साइंटिस्ट ने कोई फालतू नहीं बैठे थे कि उस सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट ले आओ। अच्छा आज नाश्ता चल रहा है, नाश्ते करते करते ध्यान आया यार सिग्निफिकेंट बना देते हैं, थोड़ी बच्चों के लिए जिंदगी हार्ड कर देते हैं। ऐसा नहीं है बेटे, आपके लिए काम की चीज बनेगी, आपके लिए कैलकुलेशन इजी करिए। ठीक है नहीं? तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी बेटा इसके अंदर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो 200 के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा? 1
ठीक है या नहीं? आई बात समझ? क्लियर है बेटे ये चीज आपको? आई होप आपको समझ में आया हो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं। दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में तो जीरो होगा, उनका अपना एक सिग्निफिकेंस होगा बेटा। व्हाई आई एम्फसाइजिंग ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि इससे सवाल आएगा ही आएगा आपके एग्जाम के अंदर, आपके जेई नीट और बोर्ड्स के अंदर जरूर आएगा बेटा। और बोर्ड्स तो खैर 11th में नहीं है, लेकिन स्कूल में तो पेपर होंगे ना बेटे, उसमें काम आएगा ही आएगा। और जेई और नीट में तो आना ही आना है, क्योंकि वहां तो ऐसा नहीं कहेगा अच्छा 11th का नहीं पढ़ा होगा तुमने अभी तो 12th का पूछना मतलब नहीं है, दोनों बराबर ही आते हैं। ठीक है नहीं? क्लियर है चीज बेटे? ठीक है। फिर अगर डेसिमल के बाद कोई जीरो है, डेसिमल के बाद कोई जीरो है और उसके नेक्स्ट एक नॉन जीरो डिजिट है, तो उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाएगा, उसकी सिग्निफिकेंस होगी। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं बेटा? 1 2 3 4। बेटा पॉइंट के बाद कोई डेसिमल प्लेस है और उसके पीछे कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं होगा, यहाँ पर वैल्यू होगी बेटा सिर्फ 1। ठीक है? तो देखो 2.00 और 200 में सिग्निफिकेंट फिगर जो हुए सिर्फ एक ही हुए। ठीक है? तो दुकान वाले से ये मत कहना कि भैया दोनों सिग्निफिकेंट फिगर्स तो एक ही है, वैल्यू तो सेम है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो उसको कहना भाई मुझे समझ में नहीं आता, मुझे तो पैसे की वैल्यू समझ में आती है, बस पैसा दो और तमाशा देखो। ठीक है नहीं? चलिए बेटे, फिर एवोगैड्रो नंबर का एग्जांपल दिया, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, वहां 200 का एग्जांपल दिया तो उसके अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े इसके अंदर। So this was the important topic बेटा, significant figures. Now the rounding off. Rounding off बेटा ऐसा कोई इतना खास नहीं है, राउंड ऑफ तो आप बचपन से वैसे भी करते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि राउंड ऑफ क्या करना है। देखो जैसे बेटा 1.52 वैल्यू है, 1.752 वैल्यू है, तो 2 जो है इज लेस देन 7, तो उसको हम लोग ओमिट कर सकते हैं बेटा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 5। 5 के आसपास है ना, वो 5 के आसपास है, तो उसको 5 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिर्फ 5 लिख सकते हो, 1.75 ले सकते हो आप। ठीक है? अब जैसे सेकंड एग्जांपल में देखिए बेटा, कोई वैल्यू है 1.756। अब 5 से ज्यादा है बेटा 6 जो है, 6 इज मोर देन 5। ठीक है नहीं? तो उस 5 6 को हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा? 6 लिख लेंगे। ठीक है नहीं? मुझे क्या करना है, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू रखनी है सिर्फ, वो मेरी साइंटिफिक नोटेशन होती है, वो इंपॉर्टेंस रखती है कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है? तो आपको राउंडिंग ऑफ के अंदर बेटा 5 ये ध्यान रखना है कि कोई वैल्यू 5 से बड़ी है लास्ट डिजिट या 5 से छोटी है, तो आप उसके नियर बाय आप लोग उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे पहले वाले केस में 1.752 था, तो 2 जो है 5 से छोटा है, तो उसको हमने सिर्फ 5 लिख लिया। ठीक है? लेकिन 6 बड़ा है 5 से, तो हमने यहाँ पर सेकंड केस के अंदर 1.76 करके उसको राउंड ऑफ कर लिया। ठीक है? इफ द डिजिट आफ्टर द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड इज इक्वल टू 5, द लास्ट डिजिट इज रिटेन्ड एज सच इफ इट इज इवन एंड इंक्रीज्ड बाय ऐड इफ ऑड। ठीक है नहीं बेटा? अगर वो कोई और डिजिट होती है, ठीक है, और सिर्फ एक नंबर से, मतलब जो है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, ठीक है, और उसको हमें 5 ही रखना पड़ेगा। ठीक है? तो लास्ट डिजिट इज रिटेन्ड एज सच, उसकी जो वैल्यू है वो हल्की 1 के बराबर बढ़ रही है। ठीक है नहीं? तो उसको हम लोग 1 के आसपास ले आते हैं। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो ये कोई काम की चीज नहीं है बेटा। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मल्टीप्लिकेशन, ये तो आप करते आ रहे हैं बेटा बचपन से। कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नाउ चलिए भैया, अब खेला शुरू हो चुका है केमिस्ट्री का, और यहाँ से देखा जाएगा कि कैसे चीजें काम करनी शुरू कर रही हैं। मैटर क्या है, कि मैटर क्या होता है, मैटर कितने टाइप के होते हैं, उसका क्या क्लासिफिकेशन है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ बेटा, आपको समझ में आ जाएगा। ताकि दिखा बेटा, थोड़ा सा चमका 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 बेटा, देखो दिख रहा है आपको थोड़ा सा। चलिए बेटे, सो बेसिकली मैटर क्या होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है बेटा? मैटर एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी वस्तु होती है जो जिसका कुछ मास हो, जिसका कुछ वजन हो या कुछ मास हो बेटे, और दूसरी चीज बेटा वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, एक 3 डायमेंशन एंटिटी के अंदर वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। ठीक है नहीं? जैसे मैं खड़ा हूं इस टाइम यहाँ पर, तो मेरी जगह यहाँ पर कोई और खड़ा नहीं हो सकता इस टाइम। ठीक है? मैं जब हटूंगा यहाँ से तभी कोई आके खड़ा होगा, तो ये स्पेस जो था पहले बेटा ये ऑक्यूपाइड था। ठीक है? तो मैं क्या हुआ बेटा? एक मैटर हुआ, माना बहुत हल्का सा मैटर हुआ, लेकिन हुआ तो है ना, थोड़ा कमजोर हूं, कुपोषित हूं, लेकिन हूं तो। ठीक है? सो बेटे ये 3 डायमेंशनल स्पेस जो है इस समय जो है वो मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है? ये किसी और ने ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ, तो इट मींस
कोई भी चीज, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटे? उसको हम लोग कहते हैं बेटा मैटर। ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग बेटा मैटर। क्लियर है चीज? ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड पॉजेस मास कैन बी फेल्ट, और उसको फील भी किया जा सकता है बेटा। मेरे को, मैं हूं यहाँ पर, ठीक है, अब मैं यहाँ पर खड़ा है ना, तो कोई आएगा और मेरे को ऐसे टच करेगा, ठीक है, तो उसे पता चल जाएगा हाँ भाई यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है। ठीक है, अब जैसे हवा है बेटा, हवा भी तो फील होती है आपको। एयर जो है इस समय आपके आसपास, वो प्रेशर लगा रही है बेटा आपके ऊपर, ठीक है या नहीं? तो वो भी क्या होती है हमें बेटा? फील होती है। हम जो पंखा चलाते हैं तभी तो फील होती है, वरना तो एयर है ही हमें हमारे इस समय आसपास। ठीक है, पंखा भी तो यही काम कर रहा है बेटा, वो घूमता है, ठीक है, क्या करता है, उसके आसपास की जो एयर है वो आप पे फेंक के मार देता है, वो मॉलिक्यूल आप पे आके गिरते हैं, तो आपको ऐसा लगता है हाँ भाई भाई पंखे के अंदर से हवा आ रही है। ठीक है, तो यही तो कॉन्सेप्ट है बेटा कि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या है बेटा, उनका भी कुछ मास है, माना कि बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत छोटे हैं, वो बहुत तुच्छ है। ठीक है, तुच्छ तो नहीं कहेंगे बेटा, बहुत मतलब दिख नहीं रहे हैं बेटा, है ना या नहीं? लेकिन ऐसा तो नहीं, उनको कंसिडर नहीं करा जाएगा बेटा। हर चीज इंपॉर्टेंट है, छोटी से छोटी चीज नेचर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। जितनी इक्वालिटी आपको दी है ना नेचर ने, उतनी एयर को भी, उतनी बैक्टीरिया को भी दी हुई है। ये मत समझिए आपके बहुत एक हायर क्लास ऑफ स्पीशी है बेटा। अगर आप ह्यूमन है तो आपके पास दिमाग है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी जानवर के साथ कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। नेचर सबको बराबर आंकती है। ठीक है, अब हमने जानवरों के सारे जंगल पंगल तो सब बर्बाद कर दिए, उनको घर बार सब बर्बाद कर दिया बेटा। ठीक है नहीं, तो क्या हुआ हमारे साथ? आ गया कोविड, नचा दिया सबको। ठीक है नहीं? सो बेटे ये मत समझिए कि नेचर कितनी छोटी चीज है, नेचर एक बहुत बड़ी ताकत है बेटा। ठीक है या नहीं? उसको टाइम नहीं लगता, नेचर को 2 मिनट नहीं लगेंगे बेटा बर्बाद करने में ह्यूमंस को। ठीक है, तो ये जो कोविड पैंडेमिक था, ये एक तरीके का लेसन था कि भाई समझ जाओ अभी भी। कोविड-19 वाज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज वो होती है जो जानवरों से निकल के आती है बेटा, और जानवर से ये आया था। चमगादड़ बताते हैं कि चाइना में किसी ने चमगादड़ खा लिया था। ठीक है, आई बात समझ आई? तो सिर्फ चमगादड़ से नहीं आती, जूनोटिक डिजीज जानवरों से निकल के आती है। ठीक है, जनरली जो वायरस कैरियर्स जो होते हैं एनिमल्स, जैसे स्वाइन फ्लू इट इज आल्सो जूनोसिस बेटा। ठीक है, एक जूनोटिक डिजीज है बेटा। ठीक है नहीं? सो इट वाज अ लेसन कि समझ जाओ अभी भी। ये फैक्ट्री के लिए जंगल पंगल काट रहे हो आप, रुक जाओ। आई बात समझ? तो बेटे चीजों को एफिशिएंटली यूज करो, पानी बर्बाद मत करो प्लीज, पौधे लगाओ जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। ठीक है, सो कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है कि सस्टेनेबली लाइफ जिए, और वी आर द लास्ट जनरेशन। ठीक है यार, हम लोग बस सिर्फ लास्ट, यूएन के अकॉर्डिंग हम लोग सिर्फ लास्ट जनरेशन है। हम तुम आप से एक लास्ट जनरेशन है। लास्ट जनरेशन मतलब 10 इयर्स होती है ना, एक जनरेशन 10 इयर्स होती है, तो हम लोग में 10 साल का तो डिफरेंस नहीं होगा, है ना या नहीं? ठीक है, तो बेटे हम सिर्फ एक लास्ट जनरेशन है जो पोटेंशियली कुछ एनवायरनमेंट के लिए कर सकते हैं। इसके बाद जो भी जनरेशन होगी, हमारी नेक्स्ट वाली जनरेशन होगी बेटा, आज से 10 साल बाद, वो जो है वो सिर्फ उन कॉन्सिक्वेंसेस को टैकल कर रही होगी। यानी बहुत हीट वेव आ गई है तो उनसे बचना। अभी हम हीट वेव को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है। ठीक है, तो जितनी आपकी एज है एटलीस्ट उतने तो पौधे आप लगा दो साल में। ठीक है भाई, आप 18 साल के तो 18 पौधे लगा दो, क्या है दिक्कत है यार? 30-35 रुपए का एक पौधा आता है बस। ठीक है, 30-35 खा के ऐसे खत्म कर देते हो आप लोग। एक एटलीस्ट यार पौधा लगा दो, और अपने बर्थडे पे काम जरूर क्या करो। ठीक है, जैसे क्या है कि मैं अपने बर्थडे पे तो ये करता हूँ, है ना, जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती तो उतने पौधे में लगा देता हूँ। तो अपने बर्थडे पे काम करो, कितनी अच्छी चीज है देखो। ठीक है नहीं? जैसे एक ऐड देख रहा था, सॉरी एक फीड देख रहा था मैं, इंस्टाग्राम चला रहा था, उस पर देख रहा था मैं। ठीक है, कि एक बंदे थे, उन्होंने बंदे कह रहा हूं मैं, एक आदमी था, उसने शादी करी, तो शादी का कार्ड जो होता है, गमला होता है ना, उसमें बस वेन्यू लगा के दे दिया, और ये हमारी शादी है इस तारीख को। तो कितना अच्छा सस्टेनेबल लाइफ जी रहे हैं बेटा। सो हमेशा सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखो। ठीक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम, सुधा मूर्ति, ठीक है, इनको स्टडी करो बेटे आप। ये सच में एक पर्सनैलिटीज हैं, ये अलग ही पर्सनैलिटीज है, जिनके बारे में पढ़ा जाए तो उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये जस्टिन बीबर, ठीक है, इन सबको मत फॉलो करो, ये सब जो बेकार की चीजें हैं बेटा, इनमें कुछ नहीं रखा। ठीक है, एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन लाइफ में इंटेलेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एट ए सर्टेन एज ऑफ टाइम आपको फील होने लगेगा कि यार मैंने जीवन में क्या प्राप्त किया। पैसे तो कमाया, लेकिन बुद्धि, ये दिमाग लेकर जाओगे भगवान के पास, भगवान कहेगा ले, भगवान से कहोगे ले किसी और में फिट कर दे, बिल्कुल यूज नहीं किया हमने। सो ऐसा मत करो बेटा, इसका प्रयोग करो। ठीक है, चलिए, और वो प्रयोग कैसे कर पाओगे? जब पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करनी बहुत जरूरी है।
चलिए तो वापस आते हैं बेटा मैटर, ठीक है। सो जो मैटर है, मैटर बेटा एक फिजिकल क्लासिफिकेशन देखें इसकी और केमिकल क्लासिफिकेशन। चलिए फिजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं, उसकी स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कितनी स्टेट होती है बेटा मैटर की? 3 स्टेट होती हैं। वैसे अभी तक 6 डिस्कवर हो चुकी हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और तीसरी कौन सी है बेटा? गैस, ठीक है। एक है बेटा सॉलिड, लिक्विड, गैस, आपको पता ही है, ठीक है। एक होती है बेटा प्लाज्मा, प्लाज्मा होती है आयोनाइज्ड एयर, ठीक है, या आयोनाइज्ड गैस, एयर कह रहा हूं गैस, ठीक है। गैस वैसे जो आपकी एयर है उसके अंदर भी गैस ही है, ठीक है, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। सो बेटे जैसे आपने ऑरोरास देखी है, ठीक है, नॉर्थ पोल पर ऐसे रंग बिरंगी लाइट्स होती हैं, देखी है आपने या नहीं? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्त। देखो बेटा मैंने फोन में चलाई है, आई होप आपको दिख रही हो थोड़ी। ये इन्हें नदर लाइट्स भी कहते हैं बेटा। तो दिस इज आयोनाइज्ड गैस। ये जो हमारा मैटर है, मैटर की 4th वो है स्टेट। देखो आपको कुछ लाइट्स दिख रही होंगी बेटा, कलरफुल लाइट्स दिख रही होंगी स्काई के अंदर। सो देवर नदर लाइट्स। क्या होता है कि जब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। जो सन से सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं उनके अंदर चार्ज पार्टिकल होते हैं, और ये जो नॉर्थ पोल पर जो लाइट होती है, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये आयोनाइज्ड हो जाते हैं बेटा, ठीक है, उन पार्टिकल से। और क्या होता है कि आपको पता है कि वो जब नॉर्थ पोल पर यानी नॉर्थ और साउथ पोल है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती है पोल्स पर, तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं तो ये स्पेक्ट्रम देते हैं, तो इस तरह का इफेक्ट आता है ना, बहुत प्यारा। तो एक तरीके से ये टूरिज्म को काफी अट्रैक्ट करता है बेटा, ठीक है। नहीं, ये आर्कटिक कंट्रीज के अंदर ज्यादा देखा जाता है, जो कंट्रीज आर्कटिक सर्कल के अंदर लाया करती है, तो वहां पर बहुत, आर्कटिक इज नॉट ऑन नॉर्थ पोल ना, तो ये नीदरलैंड वगैरह जो कंट्रीज है, नॉर्वे वगैरह बहुत है, नॉर्वे में बहुत ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। आई बात समझ? नीदरलैंड में तो नहीं, खैर नॉर्वे में बहुत ज्यादा देखा जाता है, ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो कंट्रीज हैं। सो बेसिकली, और एक है बेटा आपकी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी टेम्परेचर इतना ज्यादा ड्रॉप करवाया जाता है, 0 केल्विन तक टेम्परेचर लिया जाता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं बेटा, वो अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं, तो उनकी वो वाइब्रेशन भी रुक जाती है। दिस वाज गिवन बाय द 2 साइंटिस्ट, बोस एंड आइंस्टीन। ये 2 साइंटिस्ट थे, जो बोस थे वो इंडियन थे, ठीक है, और आइंस्टीन के साथ मिलकर उन्होंने डेवलप किया था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो दिस दे वर द ऑफिशियल 5 जो है वो ऑफिशियल स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। और एक और है बेटा रिडबर्ग पोलरॉन, ठीक है, कि एटम के अंदर एक और एटम ठूसा जा रहा है, ठीक है, अगर लेमन लैंग्वेज में जाने तो हम लोग। क्लियर है बेटे? सो मैटर की ये थी फिजिकल क्लासिफिकेशन। नाउ केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर मेटल प्योर है बेटा, प्योर का मतलब क्या है कि आपको पता है मैटर किसका बना हुआ है बेटा? एटम्स का। अगर उनके अंदर एटम्स जो है सारे एक जैसे हैं, ठीक है, तो या तो उसको हम लोग कहेंगे बेटा एलिमेंट, या कहेंगे हम लोग बेटा कंपाउंड, ठीक है। नहीं, अगर वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सो बेसिकली जिनके अंदर सेम तरह के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे बेटे, सेम तरह के एटम्स होते हैं उन्हें कहते हैं बेटा एलिमेंट्स, और जिनके अंदर अलग तरीके के हो जाते हैं उन्हें कहते हैं बेटा हम लोग कंपाउंड्स, ठीक है। नहीं, कंपाउंड फर्दर 2 तरह के होते हैं बेटे आपके, कोवेलेंट और आयोनिक। जैसे आयोनिक जैसे हो गया NaCl, CaCl, ठीक है, इनको पानी में जैसे डिसॉल्व करोगे बेटा ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ग्लूकोज बेटा C6H12O6, इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे कोई आयन नहीं बनेगा, ठीक है। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अमोनिया यूरिया सॉरी बेटा NH2CO NH2 बेटा, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, तो इनको पानी में डिसॉल्व करोगे बेटा आपको कोई आयंस नहीं मिलेंगे, ये कंडक्टिविटी नहीं दिखाएंगे, ठीक है बेटे। एलिमेंट जैसे मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल। जैसे मेटल आपका सोडियम हो गया, आयरन, मैग्नीशियम। मेटलॉइड्स आपको पता है जो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, जैसे आर्सेनिक और सेलेनियम, ठीक है। सिलिकॉन इज आल्सो अ नॉन मेटलॉइड सॉरी बेटा, ठीक है, इट इज आल्सो अ मेटलॉइड, ठीक है। आई बस जो सिलिकॉन चिप्स बनती है, जितनी भी आईसीस बनती है, तो वो सिलिकॉन पे डेवलप करी जाती है। नाउ द नेक्स्ट एलिमेंट्स इज व्हाट? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉन मेटल्स, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फास्फोरस एसेट्रा, दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल। ये नॉन मेटल है बेटा। मेटल और नॉन मेटल के बारे में और अच्छे से जानेंगे हम लोग अपने कौन से चैप्टर में बेटा? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में। तब तक का वेट कीजिए थोड़ा सा, अभी मूल कॉन्सेप्ट चल रहा है तो मूल कॉन्सेप्ट पढ़िए बढ़िया से, आया ना? चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। और फिर इम्प्योर की अगर बात करेंगे बेटे, ठीक है, तो उसमें होते हैं बेटा मिक्सचर। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और एक होते हैं बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर और एक होते हैं बेटा हेट्रोजीनियस मिक्सचर बेटा। तो होमो मींस सेम और जीनस मींस ओरिजिन, जिनका ओरिजिन सेम हो, यानी जिनके अंदर एक क्वालिटी क्या हो? सिमिलर हो।
आई बात समझ या नहीं? जैसे पानी है, पानी एक पोलर कंपाउंड है, ठीक है नहीं, एक पोलर है बेटा, वाटर इज पोलर, ठीक है नहीं, और NaCl है बेटा, वो भी क्या है, पोलर है। तो लाइक डिसॉल्व लाइक की कहानी तो आपने बचपन में सुनी होगी, तो पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है और नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है नहीं। जैसे अल्कोहल और वाटर दोनों पोलर है, इसलिए वो आपस में बढ़िया से डिसॉल्व हो जाते हैं बेटे, ठीक है नहीं। तो इन्हें कहते हैं बेटा होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं बेटे, ठीक है नहीं, उनके अंदर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो सेम होगी, तो वो क्या होता है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, हेटेरो मींस डिफरेंट और अपोजिट भी कह सकते हैं बेटा, एंड जीनस मींस ओरिजिन, जिनके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो मैच नहीं कर रही होगी बेटा, जिसकी वजह से वो आपस में मिक्स नहीं होंगे, ठीक है नहीं। वो खाते हैं ना भुजिया मिक्सचर, उसके अंदर मूंगफली भी होती है और काजू किशमिश और कुछ कुछ होता है, आलू के चिप्स होते हैं, बेसन का सब कुछ होता है, तो वो जो मिक्सचर, इसलिए उसे मिक्सचर कहते हैं, वो आपस में मिक्स थोड़ी ना होते हैं, ठीक है नहीं। आई बात समझ? होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल अगर हम लोग बताया था मैंने अल्कोहल एंड वाटर, तो ऐसी अगर हेटेरोजेनियस की बात करेंगे बेटे तो सैंड एंड वाटर, सैंड डिसॉल्व नहीं होती बेटा, नहीं होती ना सैंड डिसॉल्व, ठीक है, क्लियर है चीज। लेकिन एक ऐसा सॉल्वेंट है जिसके अंदर सैंड डिसॉल्व हो जाती है बेटा, वो है कार्बन डाइसल्फाइड प्लस सैंड को मिक्स करेंगे तो आपका होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है वो। क्या बनता है बेटे? होमोजेनियस मिक्सचर, क्लियर है चीज? आई बात समझ बेटा? सो ये बनाता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर। चलिए, नाउ द एलिमेंट बेटा, प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एटम्स, ठीक है। एग्जाम्पल कॉपर, सोडियम, आयरन मॉलिक्यूल्स लाइक H2 एंड O2। तो जिनके अंदर बेटा H2 और O2 कहां से एलिमेंट हो गए, है ना बेटे, जिनके अंदर सेम तरह के एलिमेंट्स होते हैं, सेम तरह के एटम्स होते हैं बेटा, या जो एक तरह के पार्टिकल से बने हुए हैं, अगर हम लोग बात करेंगे, सो वो क्या होता है हमारे बेटे, एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जैसे कॉपर है, कॉपर के अंदर सारे एटम्स एक जैसे दिखने वाले होंगे, ठीक है। H2 है बेटा, ठीक है, तो H2 एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स जो हैं, सेम तरह के एलिमेंट्स कंबाइन होकर जब कंबाइन होते हैं तो बेटा वो बनाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये पिपटी के अंदर थोड़ा सा गलत डाल दिया गया है बेटा, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के अंदर एक होता है बेटा एलिमेंट्स और एक होते हैं बेटा मॉलिक्यूल्स, ठीक है या नहीं, क्लियर है बेटा? सो जिनके अंदर सेम तरह के एटम्स होंगे बेटे, वो क्या हो जाएंगे हमारे वो हो जाएंगे हमारे बेटा एलिमेंट्स, ठीक है। लेकिन जब सेम तरह के एलिमेंट्स बेटा कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बना लेते हैं बेटा, वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जरूरी नहीं कि मॉलिक्यूल्स में हमेशा अलग ही होंगे या सेम ही होंगे, ठीक है नहीं। चलिए बेटा, कंपाउंड्स में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं बेटे, अपना कंपाउंड, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल CO2 H2O, तो H2O इज अ कंपाउंड, अमोनिया इज आल्सो अ कंपाउंड, ठीक है नहीं, क्लियर है बेटा ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द मिक्सचर्स बेटा, अभी आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल दिया था मैंने आपको। मिक्सचर इज अ सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन एनी रेशियो, जरूरी नहीं है कि उनको एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करा जाएगा, हाँ या ना, ठीक है, क्लियर है बेटा ये चीज? सो एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर इज आल्सो अ मिक्सचर। अभी हमने ये थोड़ी ना बात करी भाई वो हेटेरो है या होमो है, ठीक है, वो तो मैंने आपको बता दिया पहले से एडवांस में। लेकिन है क्या चीज बेटे, इट इज सैंड प्लस वाटर। ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर्स आर द फॉलोइंग टाइप। सो होमोजेनियस मिक्सचर्स कौन से होते हैं बेटा, हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। तो जिनकी कंपोजिशन क्या होगी बेटा, यूनिफॉर्म होगी। तो जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया बेटा, आई बात समझ या नहीं? जैसे आपने पानी में चीनी जब डिसॉल्व करी, शुगर डिसॉल्व करी, तो आपको पता नहीं चलेगा चीनी कहाँ है, नहीं दिखेगी ना आपको चीनी उसके अंदर। सिमिलरली क्या होगा बेटे, जो सिमिलरली कह रहा हूँ इसके अपोजिटली, ठीक है, इसके अपोजिट क्या होगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, वो मिक्सचर्स होंगे जिनकी जो कंपोजिशन है यूनिफॉर्म नहीं होगी। आपने सैंड के अंदर पानी के अंदर सैंड मिलाई तो सैंड थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ऊपर रहेगा, ठीक है नहीं। या आपने ऑयल एंड वाटर मिलाया तो ऑयल ऊपर ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे बैठा रहेगा, अलग ही लेयर बन जाएगी, तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म तो रही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सैंड एंड वाटर। क्लियर है चीज आपको, आई बात समझ? तो दिस वाज ऑल अबाउट मिक्सचर बेटा। लेकिन मैंने आपको बताया कि सैंड किसी के अंदर मिक्स हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, अपना CS2, जिसके अंदर सैंड मिक्स हो जाती है। और जब वो मिक्स हो जाएगी तो हम लोग क्या कहेंगे उसे बेटा, उसे कहेंगे हम लोग व्हाट, क्या कहेंगे बेटा उसे, अरे बता दो बेटा, उसे कहेंगे CS2, ठीक है। CS2 और होमोजेनियस मिक्सचर बन जाएगा। नाउ तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस बेटा, ठीक है, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो भाई, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। ये थ्योरी है थोड़ा सा, इसलिए मैं
चीज़ों को थोड़ा स्पीड अप करवा रहा हूँ, ठीक है नहीं, वरना तो चीज़ों में टाइम लगेगा। जो आने वाले चैप्टर्स उनके अंदर खूब मज़े से हम लोग सवाल करते हुए चलेंगे। इनसे इतने सवाल नहीं आते हैं, जो सवाल वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे मैं खुद ही ज़्यादा एम्फसाइज करूँ, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है। तो इनको एज एन थ्योरी थोड़ा सा समझने के लिए पढ़ो, लेकिन ज़रूरी है बेटा, ये जब पढ़ाया जा रहा तो ज़रूरी है, कोर्स में है तो इनको समझो, ठीक है। आई बात समझ, ए फिजिकल चेंज दैट डजंट अफेक्ट द केमिकल कंपोजिशन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, ठीक है। अगर वो किसी कंपाउंड की या किसी भी सब्सटेंस की कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है बेटा, उसकी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फिजिकल चेंज, ठीक है। जैसे वाटर है बेटा, ठीक है, वाटर को मैंने जमा दिया, ठंडा कर दिया तो आइस बन गई, तो पहले भी वो H2O था और अब भी H2O है, तो उसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ ना बेटा, आई बात समझ, आपने उसकी स्टेट चेंज कर दी बस, तो दिस इज फिजिकल चेंज। वो थोड़ी देर बाद जैसे ही आप वो कंडीशन हटा दोगे, वो फ्रिज से निकाल दोगे, वो कंडीशन हटा दोगे बेटा, टेम्परेचर जो ड्रॉप किया था आपने, वापस से वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आकर क्या बन जाएगा बेटा, पानी बन जाएगा, ठीक है नहीं, आई बात समझ। सो क्या है ये फिजिकल और केमिकल चेंज। अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ आप कोई बदतमीजी नहीं कर रहे हो तो वो फिजिकल चेंज है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों चेंज हो जा रहे हैं, केमिकल और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज हुआ जा रहा है, ठीक है, तो बेटा वो क्या होगा, आपका केमिकल चेंज होगा। सो दैट वन इन्वॉल्व्स अल्टरेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज अ केमिकल चेंज, ठीक है बेटा ये चीज, ठीक है। तो केमिकल कंबिनेशन इज अ रिएक्शन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स और अ कंपाउंड टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अभिक्रिया, क्या कहते हैं उसे, अभिक्रिया बेटा। तो दो लोग जो कंबाइन होकर एक नया प्रोडक्ट बना ले रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग बेटे, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो रिएक्शन भी कई तरह की होती है आपकी बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती नहीं होती, ठीक है। सो ये वाली कौन सी रिएक्शन थी बेटा, ऊपर वाली, जब H2 और I2 दो जने मिलकर एक जना बना ले, ठीक है, H2 और I2 मिलकर क्या बना लिया बेटा, HI, तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दिस वाज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा आपका, मींस रिप्लेसमेंट ऑफ वन एलिमेंट ऑफ कंपाउंड बाय अनदर, एक को दूसरा कंपाउंड कर देता, वो करता है डीकंपोजिशन बेटा। डीकंपोजिशन माने, डी माने रिमूव और कंपोजिशन माने जो किससे बने हुए हैं, तो उनकी कंपोजिशन को हटा देना, डी माने बी, ई माने रिमूव और उनकी कंपोजिशन को हटा देना। तो दिस वाज CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बेटा, इसको स्ट्रांगली हीट कर दिया गया तो क्या बनाया गया है बेटा, CaO और CO2, ठीक है, CO2 गैस निकल गई और CaO बचा, ठीक है। नाउ द कंबशन। कंबशन बेसिकली क्या है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है बेटा, जब हम किसी कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा बर्न करते हैं, जब हम लोग इसको बर्न करते हैं बेटा तो क्या बनता है आपका CO2 प्लस H2O, ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है, आई बात समझ आपको। चलिए नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इट इज रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, किसी भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो क्या बनता है बेटा, हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर, कोई भी सॉल्ट कोई भी ले लो बेटा आप, एसिड बेस, उनके बीच में सॉल्ट और प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा, आई बात समझ या नहीं, उनके बीच में सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बेटा, पॉली मतलब मैनी और मर माने यूनिट्स, तो बहुत सारी यूनिट्स आपस में जब कंबाइन होती चली जाती है और एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगी तो उसको कहते हैं हम लोग बेटा पॉलीमर्स। जैसे पॉलीइथीन होता है ना प्लास्टिक, पॉलीइथीन, तो पॉली माने मैनी और इथीन आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, पिछले जन्म में यानी 10th में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है बहुत एन टाइम्स तक कंबाइन हो जाते हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमर्स। फोटोकेमिकल चेंज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, ठीक है। सो फोटोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं बेटा, ठीक है, और जो विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट के रीजन में होते हैं, यानी जब वो विजिबल लाइट यानी जब वो लाइट गेन करेंगे, ठीक है, या अल्ट्रावायलेट लाइट गेन करेंगे तब वो एक चेंज दिखाते हैं बेटा, ठीक है नहीं, आई बात समझ। जैसे ये टैनिंग, बॉडी का टैन होना, तो दिस इज व्हाट, दिस अ फोटोकेमिकल चेंज बेटा, होता है नहीं होता है, आप धूप में जाने लगो आप काले हो जाओगे, तो ये क्या हुआ बेटा, जो मेलानिन प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है बेटा, जैसे यूवी रेडिएशन हम पे आती है, रैशेस हो जाते हैं बेटा, ठीक है। डबल डीकंपोजिशन एंड मेथोसिस इज एक्सचेंज ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस ऑन मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्ट, जैसे बेटा आपने ZnSO4 को मिलाया, ठीक है, और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया बेटा, ZnSO4 के अंदर आपने अगर डाल दिया जिंक क्लोराइड,
ZnSO4 के अंदर डाल दिया आपने कॉपर क्लोराइड, ठीक है, तो कॉपर सल्फेट और जिंक क्लोराइड बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो दिस वाज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर कि सॉल्ट के अंदर वाटर ऐड कर देते हैं टू फॉर्म एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर है। हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व्स रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है बेटे, चलो आगे बढ़ते हैं। जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और जो पॉलीमराइजेशन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है और हाइड्रोलिसिस है बेटे, ये हम लोग धीरे धीरे एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे, जैसे जैसे रिएक्शंस आती रहेंगी। आज सच इनकी कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी है आपको, बस समझना है इन चीजों को, ठीक है नहीं। आज के इस लेक्चर में बेटा सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर देंगे विद द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और हम लोग कोशिश करेंगे कि मूल कॉन्सेप्ट को खत्म करें। वैसे मूल कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, मेरा बताना बहुत जरूरी है कि मूल कॉन्सेप्ट कहाँ से कहानी शुरू हुई थी, और मूल कॉन्सेप्ट पे हम लोग बहुत क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले बेटे, क्योंकि उससे सवाल आते हैं, और जिस पे जहाँ से सवाल आते हैं वहाँ पर से उस टॉपिक को करवाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है नहीं। चलिए बेटे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा। लेकिन जाने से पहले मैं आपको चीज बताना चाहूंगा बेटा, अपने डीपीपीस, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट, इन चीजों को लगाना मत भूलिए, इनको सॉल्व करते रहिए बेटा, और पॉइंट्स अर्न करते रहिए, जिससे आपके कोर्स की वैल्यू ऐड होगी, ठीक है नहीं। और आप अपनी टी शर्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू, तो ऐप में अगर आप एनरोल हुए हैं तो उसमें अपना जो प्रोफाइल है उसे कंप्लीट कीजिए, ठीक है नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।